हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल देव जी के ट्रिक में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है यहाँ पर फिजिक्स के टॉप 40 क्वेश्चन। दोस्तों, आपको बताना है कि आपने इसमें से कितने क्वेश्चन किया है, तो कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, उससे पहले अगर आप मेरे टेलीग्राम नंबर से नहीं जुड़े हुए हैं तो आप जुड़ जाइए, ताकि आपको वहाँ पर PDF प्रोवाइड कराई जा सके। और अगर दोस्तों आप सेकंड स्टेज अर्थात लोको पायलट या टेक्नीशियन के सेकंड स्टेज की तैयारी करना चाहते हैं तो आप ज़रूर, क्योंकि इसमें सेकंड स्टेज की भी तैयारी कराई जाएगी आपके ब्रांच के अनुसार। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रतिध्वनि का कारण क्या होता है? तो ऑप्शन ए है आपका ध्वनि का अपवर्तन, ऑप्शन बी है ध्वनि का परावर्तन, ऑप्शन सी है ध्वनि का टक्कर और ऑप्शन डी है इसमें से कोई नहीं। तो इसका हमारा सही जवाब हो जाएगा ध्वनि का परावर्तन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो दिया है वो बहुत ही हमारा IMP है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। हमारा क्वेश्चन है, सबसे अधिक वेधन क्षमता होती है? ऑप्शन ए है अल्फा किरणों की, ऑप्शन बी है बीटा किरणों की, ऑप्शन सी है गामा किरणों की और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है। तो दोस्तों, अगला हम क्वेश्चन यहाँ पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, रडार की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ऑप्शन ए है तरंगों का अपवर्तन, ऑप्शन बी है डॉपलर प्रभाव, ऑप्शन सी है रेडियो तरंगों का अपरावर्तन और ऑप्शन डी है रमन प्रभाव। तो हमारा इसका सही जवाब हो जाएगा इसका सी नंबर, रेडियो तरंगों का परावर्तन। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, ध्वनि की चाल अधिकतम होती है? ऑप्शन ए है वायु में, ऑप्शन बी है निर्वात में, ऑप्शन सी है जल में, ऑप्शन डी है इस्पात में। तो हमारा इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इस्पात में होते ही इसके सही जवाब। नेक्स्ट बात करते हैं, पराश्रव तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? पराश्रव तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? ऑप्शन ए है 20,000 हर्ट्ज से अधिक, ऑप्शन बी है 20,000 हर्ट्ज से कम, ऑप्शन सी है यहाँ पर आपका सी ऑप्शन होगा, ऑप्शन सी है 20 हर्ट्ज, ऑप्शन डी है 1000 हर्ट्ज। तो इसका हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? पराश्रव तरंगों की आवृत्ति होती है 20,000 और हमारी श्रव्य तरंगों की होती है 20,000 से, जो मतलब 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की होती है उसे श्रव्य तरंगे कहते हैं, जिनको हम लोग सुन सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं, यहाँ पर ध्वनि स्वर का पिच निर्भर करता है? दोस्तों, बहुत ही IMP क्वेश्चन है, हर एग्जाम में इसमें लोगों पायलट में पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है आयाम पर, ऑप्शन बी है आवृत्ति पर, ऑप्शन सी है तरंग दैर्ध्य पर, ऑप्शन डी है चाल पर। तो इसका हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन इसका बी सही होगा, उसकी आवृत्ति पर निर्भर करता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, यहाँ पर वायु पर ध्वनि में 0 डिग्री सेंटीग्रेड वायु में ध्वनि की चाल क्या होती है? तो इसमें ऑप्शन ए है 220 मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन बी है हमारा 332 मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन सी है 523 मीटर प्रति सेकंड और ऑप्शन डी है 323 मीटर प्रति सेकंड। तो इसका हमारा सही जवाब हो जाएगा बी नंबर 332 मीटर प्रति सेकंड और बहुत ही बार एग्जाम में ये पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, ध्वनि का वेग अधिकतम होता है? ऑप्शन ए है 0 डिग्री सेंटीग्रेड शुष्क वायु में, ऑप्शन बी है 20 डिग्री सेंटीग्रेड नम वायु में, ऑप्शन सी है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर नम वायु में और ऑप्शन है डी 20 डिग्री सेंटीग्रेड शुष्क वायु में। तो हमारा इसका सही जवाब हो जाएगा 20 डिग्री सेंटीग्रेड हमारा जो नम वायु में है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं, डेसिबल है। इस समय बहुत इकाई से क्वेश्चन बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा है डेसिबल है एक, ऑप्शन ए है वाद्य यंत्र, ऑप्शन बी है वाद्य स्वर, ऑप्शन सी है ध्वनि मापन की इकाई और ऑप्शन डी है शोर का तरंग दैर्ध्य। तो दोस्तों, इसका हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? आप सबको पता होगा, सॉरी मतलब ध्वनि का मापन की इकाई होती है डेसिबल। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर आपको PDF के माध्यम से यानी इसके नीचे ही हमने सभी माध्यम के जरिए से जो भी ध्वनि होती है कि मैक्सिमम मिनिमम कितनी होती है सबको यहाँ पर बताया गया है नीचे। ठीक है, चलिए बात करते हैं, स्पष्ट ध्वनि सुनने के लिए परावर्तक सतह और ध्वनि स्रोत के बीच न्यूनतम दूरी क्या होती है? दोस्तों, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका मतलब हुआ कि ये परावर्तक सतह है और ये ध्वनि हमारा जहाँ से स्टार्ट होती है इसकी दूरी कितनी होती है? तो इसकी दूरी हमारी कितनी होती है? 17 मीटर होती है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, किसी गैस में उत्पन्न ध्वनि तरंग सदैव होती है?
किसी ध्वनि में उत्पन्न तरंग सदैव होती है। तो कैसी होती है वहाँ पर? ऑप्शन ए है अनुप्रस्थ तरंग, अनुदैर्घ्य तरंग, अप्रगामी तरंग, और डी नंबर हमारा है विद्युत चुंबकीय तरंग। तो हमारा इसका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर से होगा अनुदैर्घ्य तरंग होती है। नेक्स्ट बात करते हैं, वस्तु के वेग तथा ध्वनि के वेग के अनुपात को क्या कहते हैं? क्वेश्चन ए नंबर है आपका स्थायित्व संख्या, ऑप्शन बी है वुड संख्या, ऑप्शन सी है घन पूर्णांक, और ऑप्शन डी है मैक संख्या। तो इसका हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? यहाँ पर मैक संख्या हो जाएगा। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, यदि एक माध्यम में विपरीत दिशाओं में यदि एक माध्यम में विपरीत दिशाओं में चलती हुई दो तरंगें अध्यारोपित हो तो वे उत्पन्न करती हैं। ऑप्शन ए है आपका अनुनाद, ऑप्शन बी है विस्पंद, ऑप्शन सी है अप्रगामी तरंगे, ऑप्शन डी है सन्नादी तरंगे। तो हमारा इसका सही जवाब हो जाएगा सी अप्रगामी तरंगे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, मैक संख्या का उपयोग किसकी चाल निर्धारण में किया जाता है? तो ऑप्शन ए है विमान, ऑप्शन बी है पोत, ऑप्शन सी है प्रकाश, ऑप्शन डी है ध्वनि तरंग। तो इसका हमारा सही जवाब हो जाएगा विमान मैक संख्या पर निर्भर करता है उसकी चाल। नेक्स्ट बात करते हैं, ध्वनि का प्रभाव कान में कितने समय तक रहता है? ऑप्शन है ए 1/5 सेकेंड, 1/10 सेकेंड, ऑप्शन सी है 1/20 सेकेंड, और ऑप्शन डी है 1/2 सेकेंड। तो इसका हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? 1/10 सेकेंड तक हमारा इसमें रहता है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं, जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपवर्तित रहता है। तो इसमें बताना है कि क्या अपवर्तित रहता है। ऑप्शन ए है चाल, ऑप्शन बी है आयाम, ऑप्शन सी है तीव्रता, और ऑप्शन डी है इसमें से आवृत्ति। तो इसमें से आपको सही जवाब क्या होगा? यहाँ पर आवृत्ति हमारी क्या होती है? अपरिवर्तित रहती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, यहाँ पर स्त्रियों की आवाज़ पुरुषों की अपेक्षा पतली होती है क्योंकि स्त्रियों की आवाज़, ऑप्शन ए है आवृत्ति अधिक होती है, तरंग दैर्घ्य अधिक होती है, ऑप्शन सी है आयाम अधिक होता है, और ऑप्शन डी है वेग अधिक होता है। दोस्तों ये भी हमारे लोको पायलट में इसमें प्रत्येक शिफ्ट में ये पूछा जा रहा है। तो इसका हमारा सही जवाब क्या होगा? तो 17 का हमारा सही जवाब यहाँ पर होगा उनकी आवृत्ति अर्थात पिच पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, प्रतिध्वनि सुनाई देता है जब परावर्तक पृष्ठ का, ऑप्शन ए क्षेत्रफल अधिक हो, क्षेत्रफल कम हो, आयतन कम हो, आयतन अधिक हो। तो दोस्तों परावर्तक हमने प्रतिध्वनि बताया था 17 मीटर, तो वही आपको यहाँ पर बताना है कि इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब हमारा होगा क्षेत्रफल अधिक होता है तब प्रतिध्वनि हमारी सुनाई देती है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप की बढ़ोतरी पर ध्वनि के वेग में वृद्धि होगी। तो दोस्तों ये भी हमारा क्वेश्चन अभी लोको पायलट में आया था किसी शिफ्ट में, तो आपको बताना है कि इसमें से कौन होगा। ऑप्शन ए है 1 मीटर प्रति सेकंड, 0.01 मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन सी है 0.6 मीटर प्रति सेकंड, और ऑप्शन डी है इसमें से 0। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा नंबर सही होगा। तो इसका हमारा सही नंबर होगा हमारा सी नंबर। मैंने वीडियो काफ़ी बना रखे हैं ब्लैक बोर्ड के माध्यम से, मैंने बोर्ड में पढ़ाया है, तो आप पहले उनको भी देख सकते हैं और प्लेलिस्ट में जाइए वहाँ पर देख लीजिए। लगभग आपके टॉपिक लगभग जो आए हुए हैं ये इसमें तो कंप्लीट कराए हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगला बात कर लेते हैं, डॉपलर प्रभाव संबंधित है। ऑप्शन ए है ध्वनि, ऑप्शन बी है मुद्रा प्रचलन, ऑप्शन सी है प्रकाश, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर हो जाएगा ए नंबर, ध्वनि के संबंधित है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, ध्वनि हवा में तेजी से गति करेगी जब, ऑप्शन ए है आवृत्ति अधिक हो, ऑप्शन बी है तरंग दैर्घ्य न्यूनतम हो, ऑप्शन सी है स्वर मान न्यूनतम हो, ऑप्शन डी है आर्द्रता उच्च हो। तो इसका हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ए नंबर, जब आवृत्ति क्या होती है? अधिक होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन यहाँ पर है, प्रकाश के अपवर्तन में कौन सा कारक उत्तरदायी होता है? ऑप्शन ए है प्रकाशीय घनत्व, ऑप्शन बी है प्रकाश की आवृत्ति, ऑप्शन सी है मध्य का आपतन कोण, ऑप्शन डी है द्रव्यमान घनत्व। तो हमारा इसका सही जवाब हो जाएगा द्रव्यमान घनत्व। इसका हमारा सही जवाब हो जाएगा द्रव्यमान घनत्व हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा सही होगा। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं, यहाँ पर है
ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है? ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है? ऑप्शन ए है अनुप्रस्थ तरंगों के रूप में, अनुदैर्घ्य तरंगों के रूप में, स्थिर तरंगों के रूप में। ऑप्शन डी है अनुप्रस्थ एवं अनुदैर्घ्य तरंग दोनों के रूप में। तो हमारा इसका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर, अनुदैर्घ्य तरंगों के रूप में हमारी यात्रा करती है। नेक्स्ट बात कर देते हैं, ऑप्शन है क्वेश्चन हमारा यहाँ पर, जिनकी तीक्ष्ण आवाज़ कमा उतनी ही ऊंची होती है होगी, उनकी क्या होगी? यहाँ पर ऑप्शन ए है स्वतीर्णता, ऑप्शन बी है आवृत्ति अर्थात पिच, ऑप्शन सी है तरंग लंबाई और ऑप्शन डी है तरंग वेग। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा, पिछला भी अभी क्वेश्चन मिला भी था, उसकी आवृत्ति पर निर्भर करता है। नेक्स्ट बात करते हैं, ध्वनि तरंगे किस दर से यात्रा करती हैं? तो ऑप्शन ए नंबर है 1.1 मील प्रति सेकंड, ऑप्शन बी है 550 यार्ड प्रति सेकंड और ऑप्शन सी है 1100 फुट प्रति सेकंड और ऑप्शन डी है यहाँ पर 1100 मील प्रति सेकंड। तो आपको बताना है इसमें हमारा कौन सा सही जवाब हो जाएगा, और ऑप्शन इसका सही हो जाएगा हमारा 1100 फुट प्रति सेकंड। नेक्स्ट बात करते हैं, ध्वनि तरंगे हैं, ऑप्शन ए है लंबवत, ऑप्शन बी है तिर्यक, ऑप्शन सी है कभी लंबवत कभी तिरछी और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका ये हो जाएगा लंबवत हमारी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बताया जा रहा है, आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? तो आवृत्ति का एसआई मात्रक ऑप्शन ए है हर्ट्ज, ऑप्शन बी है किलो हर्ट्ज, ऑप्शन सी है हर्ट्ज प्रति सेकंड और ऑप्शन डी है किलो हर्ट्ज प्रति सेकंड। तो इसका हमारा सही जवाब हो जाएगा, इसका हर्ट्ज होता है, आवृत्ति का एसआई मात्रक होता है हर्ट्ज। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, ध्वनि की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो आवर्तकाल का मान क्या होगा? तो दोस्तों यहाँ पर कुछ न्यूमेरिकल पोर्शन भी दिए हैं, जैसा कि यहाँ पर एग्जाम में आ रहे हैं, तो उनको भी हम लोग सॉल्व करते चलेंगे। तो यहाँ पर हमारा दिया ध्वनि की आवृत्ति, ठीक है, अर्थात हमारा यहाँ पर आवृत्ति हमारी क्या होती है? यन होती है, ठीक है, और यन का मान कितना दे दिया है? यहाँ पर 50 दे दिया है, ठीक है, और यहाँ पर आवर्तकाल टी का मान क्या कर रहा है? ज्ञात करा रहा है। तो यहाँ पर एक सूत्र आपने पढ़ा होगा, टी बराबर 1/n होता है, ठीक है, इतना होता है। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर टी बराबर मान रख देना है 1/50 के, ठीक है, और जब 50 दे देंगे तो वहाँ पर जब भाग देंगे तो आपका मान आ जाएगा यहाँ पर 0.02 आ जाएगा, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं इसका हमारा सही जवाब क्या हो रहा है, तो हमारा इसका सही जवाब हो जाएगा 28 का डी नंबर सही होगा। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं, किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति हमारी यहाँ पर कितना दे रहा है? 512 हर्ट्ज और उसका तरंग दैर्घ्य कितना दे रहा है? यहाँ पर 0.7 मीटर। तो हवा में ध्वनि का वेग क्या होगा? ऑप्शन ये दे दिया गया है और इसका सूत्र हम देख लेते हैं। यहाँ पर आवृत्ति क्या होती है? जो हमारी आवृत्ति होती है यन, ठीक है, आवृत्ति क्या दे दिया है? यहाँ पर यन दे दिया है, ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर हमारा लेमडा भी दे दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा ध्वनि का वेग पूछ रहा है, अर्थात वी पूछ रहा है। तो अपने हाई स्कूल में एक सूत्र देखा होगा, वी बराबर एन लेमडा, ठीक है, वी बराबर एन लेमडा होता था, ठीक है। अगर इसमें से आप मान रख देते हैं, ठीक है, कितना 512 इंटू कितना 0.7, अगर इसका अगर मान रखते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा गुणा करने में 358, ये हमारा इसका हो जाएगा 358.4 मीटर प्रति सेकंड। सूत्र को आप लिख लेना है, ठीक है, क्योंकि सेकंड स्टेज में आपको बहुत ही फायदा देने वाले, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात कर लेते हैं, एक तरंग की आवृत्ति 120 हर्ट्ज है, यदि तरंग की चाल 480 मीटर प्रति सेकंड है तो उसकी तरंग दैर्घ्य होगी। तो यहाँ पर फिर से वही क्वेश्चन हमारा रिपीट कर दिया है दोस्तों, एक आवृत्ति हमारी दे दी रहा है, अर्थात यहाँ पर एन का मान दे दिया है और यहाँ पर चाल दे दिया है, मतलब वी मान दे दिया है, ठीक है, और यहाँ पर हमारा क्या था? यहाँ पर एन था, ठीक है। मतलब आपको जो मैंने पिछला सवाल कराया है वही पूछ रहा है, बस यहाँ पर तरंग दैर्घ्य पूछ लेता है। तो आपको ये क्वेश्चन आपको बताना है, 2 क्वेश्चन आपके लिए हो गए।
नेक्स्ट बात कर लेते हैं, ध्वनि तरंगे होती हैं। अभी फिर से रिपीट हुआ है क्वेश्चन, ध्वनि तरंगे क्या होती हैं? ऑप्शन ए है अनुप्रस्थ तरंगे, अनुदैर्ध्य तरंगे, दोनों। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका हमारा सही जवाब हो जाएगा बी नंबर, अनुदैर्ध्य तरंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, प्रकाश तरंगे होती हैं। तो प्रकाश तरंगे ए ऑप्शन है हमारा अनुप्रस्थ तरंगे, ऑप्शन बी है अनुदैर्ध्य तरंगे, ऑप्शन सी है दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो हमेशा आप याद रखना कि ये हमारी कैसी होती हैं, अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, अर्थात ये हमारी एक ऐसे लंबवत में भागती हैं। यहाँ पर अगर हमारा देखिए प्र है और यहाँ भी क्या है, प्र है, तो आप हमेशा देख लीजिए प्रकाश चैप्टर में अगर प्र मिल रहा है तो यहाँ भी प्र मिलेगा, अर्थात हमेशा याद रख लेना कि हमारा जहाँ पर अनुप्रस्थ तरंगे हैं अर्थात प्रकाश तरंगे, और कह सकते हैं पानी की तरंगे भी हमारी क्या होती हैं, अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, यहाँ पर 33 क्वेश्चन है। एक ध्वनि तरंग के आवर्तकाल का मान 0.01 सेकंड है, तो ध्वनि की आवृत्ति पूछ रहा है। तो दोस्तों अभी हमने क्वेश्चन किया था इसके पहले, अर्थात टी का यहाँ पर मान दे दिया गया है, ये हमारा क्या है, टी का मान दे दिया गया है 0.01, ठीक है। यहाँ पर हमारा यन अर्थात आवृत्ति पूछ रहा है, ठीक है। तो हमारा सूत्र क्या होता है, टी बराबर 1/n। तो आपको बस यहाँ पर 0.01 का मान रख देना है, और अगर सॉल्व करते हैं आप तो इसका हमारा आंसर आ जाएगा 100 हर्ट्ज, ठीक है। आप करके देख लेना। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, ध्वनि तीव्रता की डेसिबल में वह अधिकतम सीमा जिससे ऊपर व्यक्ति सुन नहीं सकता है, अर्थात कि व्यक्ति इससे ज़्यादा अगर सुनेगा तो बहरा हो जाएगा। तो हमारा इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन हमारा दे रहे हैं यहाँ पर दे रहा है, मतलब मनुष्य की अधिकतम जो सुनने की क्षमता है, अगर उससे ज़्यादा सुनता है तो क्या होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन ए है हमारी 50, ऑप्शन बी है 70 हर्ट्ज, ऑप्शन सी है 85 हर्ट्ज, ऑप्शन डी है हमारा 95 हर्ट्ज। तो हमारा इसका सही हो जाएगा हमारा क्या, इसका हमारा सही जवाब है अधिकतम सीमा जिससे ऊपर व्यक्ति सुन नहीं सकता है। हाँ तो दोस्तों इसका हमारा सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर 95 हो जाएगा, ठीक है। इसका डी नंबर हमारा सही हो जाएगा 95, ठीक है। मतलब 85 के ऊपर होता है, हमेशा 85 के ऊपर होता है, मगर यहाँ पर 85 दे रहा है, तो आपको इसको नहीं सही करना है, 85 के ऊपर जो भी होता है, ठीक है। अर्थात 85 के ऊपर हमारा कौन है, 95 है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, ध्वनि की चाल होती है। तो ध्वनि की चाल होती है, आप सबको पता होगा कितना होती है। तो यहाँ पर ध्वनि की चाल दिया है, ऑप्शन ए है हमारे यहाँ पर 920 मील प्रति घंटा, ऑप्शन बी है 760 मील प्रति घंटा, ऑप्शन सी है 680 मील प्रति घंटा, ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो इसमें से हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर सही जवाब है आपका 760 मील प्रति घंटा सही जवाब होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, ध्वनि के शोरगुल का मापन करते हैं। तो अभी हमने क्वेश्चन बता दिया था कैसे करते हैं, डेसिबल के करते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, एक स्वरित्र द्विभुज का आवर्तकाल, एक स्वरित्र द्विभुज का आवर्तकाल यहाँ पर कितना है, 0.005 सेकेंड है। तो यहाँ पर पूछ क्या रहा है, यहाँ पर पूछ रहा है उसकी आवृत्ति क्या होगी। अब दोस्तों हमारा 37 नंबर भी हमारा क्या दे दिया है, आपको लगाना है, मगर हम बता दे रहे हैं यहाँ पर मान किसका दिया गया है। तो यहाँ पर हमको टी का मान दे दिया गया है, ठीक है। आवर्तकाल अर्थात टी का मान दे दिया गया है, अगर आप 1/t लगाएंगे, ठीक है, अर्थात यन बराबर आवृत्ति है, यन बराबर 1/t होता है। तो इसमें से अगर मान रखते हैं तो आपको आंसर कमेंट करके बताना है, मगर आपको कैसे कमेंट करना है, आपको क्वेश्चन नंबर जरूर लिख के देना है, सभी में क्वेश्चन नंबर जरूर लिख देना, और इसके बाद उसका आंसर भी लिख देना। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं, यहाँ पर 38 नंबर है, ध्वनि की आवृत्ति 100 हर्ट्ज है तो आवर्तकाल का मान क्या होगा। ये भी हमारा क्वेश्चन अभी बिल्कुल रिपीट हुआ है, सेम उसी तरह से है, तो इसको भी आपको लगाना है। चलिए लास्ट क्वेश्चन हमारा है यह प्रैक्टिस सेट का 39 नंबर, यहाँ पर दिया है, पानी में ध्वनि का वेग हमारा कितना है, 1440 मीटर प्रति सेकंड पाया जाता है। यदि तरंग लंबाई का मान 144 मीटर हो तो आवृत्ति क्या होगी। तो इसको देख लीजिए दोस्तों, इसको लगा दे रहे हैं। यहाँ पर हमारा दे रहा है, एक सूत्र होता है n बराबर
वी अपन लेमडा, ठीक है, कितना होता है, एन अपन लेमडा होता है। ठीक, तो अब हमारा यहाँ पर देखना है कि मान दे रहा है हमारा वी का मान हमारा कितना दे रहा है, यहाँ पर 1440 दे रहा है। ठीक, और यहाँ पर हमारा लेमडा का मान कितना दे रहा है, 144 मीटर दे रहा है। तो हमारा सूत्र में रखना है बस, इस बिल्कुल ईजी है, 1440, ठीक है, 1440 रख दिया बटे हमारा कितना है 144 है, अर्थात इसको काटेंगे कितना आएगा हमारा 10 हर्ट्ज जाएगा। ठीक है, तो इसका हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, 10 हर्ट्ज हो जाएगा। तो दोस्तों ये हमारा रहे 39 क्वेश्चन। तो 39 क्वेश्चन में आपको जवाब देना है कि आपने इस पर कितने क्वेश्चन किया है, और जितना भी मैंने होमवर्क आपको दिया है तो होमवर्क में आपको 3 या 4 क्वेश्चन हैं, तो उनके आपको ऑप्शन सहित और आपको नंबर कौन सा नंबर था उसका बिल्कुल कमेंट करके बताना है। और दोस्तों इसमें से जिसके टॉप 5 क्वेश्चन पहले से हमारे अगर सही होते हैं, अर्थात कि पहले जिसके भी नाम आएंगे उनका अगले वीडियो में नाम लिया जाएगा। तो दोस्तों अगर आप सेकंड स्टेज की तैयारी करना चाहते हैं तो इसी प्रकार से आप जुड़ी जाइए मेरे यूट्यूब चैनल से, आपको सेकंड स्टेज की तैयारी भी यहाँ पर कराई जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।